तो चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं कि आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द सम पीपल। यहाँ पे क्या होता है ना, अब देखो जैसे मार धाड़ खत्म हुआ, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ है ना। अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे कि अब भैया मारो नहीं तो मरो, बस ऐसा काम हो जा रहा है ना। मारो नहीं तो मरो वाला काम होने जा रहा है। अब देखो उसी टाइम में ना, उसी टाइम में अब क्या होता है, उसी टाइम में कुछ आदमी आते हैं, वो अपने आइडियाज़ को बताते हैं कि भैया देखो आपको ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो फिर वो उस आइडियाज़ पे लोग विचार करते हैं, फिर उसके ऊपर आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड बाय जॉन लॉकी। अब जॉन लॉकी एक आदमी था, है ना। उसने क्या बोला किसी को, उसने बोला इन दिस टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन सॉक्ड टू रेफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। उन्होंने कहा कि आप जो ना, उन्होंने कहा कि आप लोगों जो देवता मानते हो ना, भगवान मानते हो ना, किसको, राजा को, वो मत मानो, है ना। देवता जिसको मान रहे हो उसको मत मानो। अगर देवता जिसको मानते हैं हम, भगवान जिसको मानते हैं हम, क्या वो कभी हमें कष्ट देता है? नहीं, कभी नहीं कष्ट देता। तो फिर ये राजा इतना कष्ट दे रहे हो और तुम लोग उसको क्या मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, है ना। ये तो गलत है, भगवान मानना बंद कर दो उसको। तो यहाँ पे बोला गया कि भगवान मत मानो उसको, है ना। एब्सोल्यूट राइट फॉर द मोनार्च, है ना, लड़ो अपने अधिकार के लिए, बोल रहा। भगवान मानना बंद करो उसको और अपने लिए लड़ो, है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा आता है जेन जैकोबी रोसेस, नाम खतरनाक नाम है। तो इन्होंने इसी का आइडियाज़ को फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया और बोला कि पोस्टिंग ए फॉर्मल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसने बोला कि देखो भैया, लोगों के द्वारा आदमी चुनो जो तुम्हारे ऊपर रूल करे। सब कोई मिल करके अगर आदमी एक चुनेगा जो तुम्हारे ऊपर रूल करेगा तो वो अच्छा होगा, है ना। जैसे अभी का गवर्नमेंट सिस्टम है ना, सब कोई मिल करके अपना अपना गवर्नमेंट बनाता है ना। गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करना चाहिए वो राजा, लेकिन लोगों के लिए कहाँ काम कर रहा है, वो तो लोगों को और मरने की ओर भेज दे रहा है। ब्रेड का प्राइस इंक्रीज कर दे रहा है ना, तो फिर और टैक्स बढ़ाने की सोच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जॉन लॉके ने बोला कि ऐसे ऐसे मत करो, ये काम मत करो तुम लोग, ये काम जैसे तुम लोग बंद कर दोगे फिर यहाँ पे कुछ होने वाला है। अब देखो जेन रोसेस में भी बोला कि भैया इसी का आइडिया को फॉलो करो तुम लोग, और इन्होंने बोला कि ऐसा आदमी को चुनो, अपने द्वारा आदमी को चुनो, है ना। गवर्नमेंट अपने से चुनो, अपने से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ ना। यहाँ पे बोला ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए लोगों के बीच में या फिर गवर्नमेंट के बीच में कि हाँ भैया ये सब चीज़ नियम फॉलो, ये सब नियम कानून फॉलो होगा, ठीक है। और भी एक और देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे जिसको भी उतारना है वो उतार सकते हो। अब देखो एक और आदमी है, ये आदमी है मोंटेस्क्यू। इन्होंने बोला कि भैया देखो तुम लोग जितना काम कर रहे हो सब ठीक कर रहे हो, मेरे को अच्छा लगा सब कुछ सुन करके। उन्होंने बोला कि इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस ऑफ मोंटेस्क्यू पोसेस अ डिवीजन ऑफ पावर, पावर को बांट दो। इन्होंने भी वही कहा जो जेम्स रोसेस ने कहा था, बोला कि पावर को बांटा हुआ होना चाहिए, पावर बंटना चाहिए। पावर किस तरीके के फॉर्म में बंटना चाहिए, किसके किसके फॉर्म में बंटना चाहिए। लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर होना चाहिए, एक्सिक्यूटिव के पास कुछ का पावर होना चाहिए और जुडिशरी के पास कुछ पावर होना चाहिए। ये सब हमारे फिलोसोफर जो आए थे ना, वो बोले कि भैया तुम लोग इस तरीके से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो कुछ फिलोसोफर आए, उन्होंने अपना आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया, अपने आइडियाज़ को बताया और इसके हिसाब से उन लोगों ने किताब भी लिखा था इसके ऊपर कि क्या था थर्ड स्टेट के लोग, वो हम आगे की ओर बात करेंगे। तो फिर इन लोगों के ऊपर ये हुआ था। अब यहाँ जैसे ही मन में ये सब बातें आई, अब क्या होता है ना, यहाँ पे लोग सोचना शुरू कर दिए कि भैया मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब क्या कर रहा है ना, लोगों का दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा है। अब देखो मेन मज़ा तो यहाँ पे होता है, मेन मज़ा तो इसके बाद आने वाला, क्योंकि आइडियाज़ जैसे ही रखा किसी ने। देखो लड़ाई कब होती है, कभी भी लड़ाई तब होती है जब दोनों पार्टी को वो तीसरा पार्टी हैंडल कर रहा होता है ना। तीसरा पार्टी जब हैंडल करेगा तो श्योर है कि लड़ाई जरूर होगी वहाँ पर। सबसे पहली बात कि अगर दो आदमी आपस में लड़ रहा है, अगर उसमें तीसरा आदमी इंटरफेयर किया तो लड़ाई बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहला वाला आदमी जो दूसरे वाला आदमी के साथ लड़ रहा है, ये दोनों के साथ मिला हुआ है भैया। अब दोनों को हम लड़ाने के लिए इसके पास कुछ बोलेंगे, इसके पास कुछ बोलेंगे, ये इसको गाली देगा, ये भी इसको गाली देगा, फिर मारपीट हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मारपीट वगैरह सब नहीं हुआ। इन्होंने अच्छा आइडियाज़ दिया था। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मोंटेस्क्यू आए और फिर पूरा एकदम दंगा मचा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम मोंटेस्क्यू जब आए और फिर अदर फिलोसोफर जब आए तो लोगों का दिमाग खुला, लोगों को लगा कि नहीं, अपने लिए लड़ो, अपने लिए काम करो, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही बन के रह जाओगे। ठीक है, उतारना जिसको वो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आ रहा है कहानी में मज़ा। अब कहानी में मज़ा कहाँ से आना शुरू हुआ, जब आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। अब देखो यहाँ पे होता है मेन कहानी का कहानी शुरुआत हो चुका है पहले से, लेकिन यहाँ से शुरुआत होता है दंगा। भैया अब दंगा करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा कुछ ऐसा चीज़ जो कि गवर्नमेंट को भी लगे नहीं, अब लोग जागरूक हो गए। लोगों को तो पहले ही जागरूक कर दिया गया था आइडियाज़ के थ्रू, किसके आइडियाज़ के थ्रू, मोंटेस्क्यू के, है ना, रोसियस के, है ना, ये सब आइडियाज़ के थ्रू वो लोग पहले ही जागरूक हो चुके थे। अब होता है आउटब्रेक हुआ उसका, रेवोल्यूशन का। क्या हुआ पहले, इन फ्रांस of the old regime of the monarchs did not have the power to impose taxes according to their will done. Rather, he had to call a meeting of the third state general which could passes is personal for the new taxes. हुआ क्या, यहाँ पे एक नियम बना था, पहले ही नियम बना होगा, ओल्ड रिजीम में ही, पुराने समय में ही नियम बना था कि भैया अगर तुमको कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो सबसे पहले तुम मीटिंग बुलाओ थर्ड स्टेट के लोगों की। मीटिंग बुलाओगे तो ही तुम वो कोई भी अपना डिसीज़न ले सकते हो, बिना ऐसे डिसीज़न नहीं ले सकते। वो यहाँ पे बोला गया कि फ्रांस का जो ओल्ड रिजीम था, उन्होंने बोला गया था कि कोई भी अगर पावर इम्पोज करना है टैक्सेस का अकॉर्डिंग टू, और राजा अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकता। वो कैसे हो सकता है, रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग, उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। जब तक वो मीटिंग नहीं बुला लेता तब तक वो क्या नहीं कर सकता, वो लो पास नहीं कर सकता, वो बना नहीं सकता कि हाँ कि टैक्सेस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। जब तक लोग का बैठक नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, तब तक वो क्या कर सकता, टैक्स को नहीं बढ़ा सकता। तो थर्ड स्टेट जनरल वुड नॉट पास एज हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। ये ऐसा नहीं हो सकता, जब तक स्टेट जनरल का मीटिंग नहीं हो जाएगा एक बार, तब तक राजा अपने मन से इस टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकता। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड नॉट डिसाइड टू कॉल ए मीटिंग। उसके बाद लोगों ने क्या किया, मीटिंग बुलाया। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड नॉट डिसाइड, मोनार्च अपने आप में खुद डिसाइड नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग बुलाना पड़ेगा ऑफ द बॉडी। ये बॉडी क्या है भैया, स्टेट्स है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, नोबिलिटी, क्लर्जी और द थर्ड स्टेट मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह जो है। तो द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। लास्ट बार जो बुलाया गया था ना मीटिंग, वो कब बुलाया गया था, 1614 में बुलाया गया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी और भी है इसमें, टेंशन ना लो, इतना उतारना है उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ क्या था इसमें, आउटब्रेक होना शुरू हो चुका है। अब आउटब्रेक का नियम शुरू हो चुका है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है लड़ाई, क्रांति यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जब तक राजा का हक, तब तक टैक्स बदलने का नहीं है, जब तक वहाँ पे मीटिंग नहीं होगा। मीटिंग होगा, राजा अपना टैक्स बदल सकता है। अब देखो भैया, मीटिंग होगा किसके साथ, स्टेट्स लोगों के साथ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, है ना। अकेला अपना प्रपोजल पास नहीं कर सकता वो। हाउएवर द मोनार्च कुड नॉट डिसाइडेड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग, है ना। तो उसके बाद मोनार्च खुद अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता, इसके कारण से उसको क्या बुलाना पड़ गया, मीटिंग बुलाना पड़ गया। अब इस मीटिंग में ही ये सब चीज़ अपना बात रखेगा, क्या क्या रखेगा आगे की ओर देखेंगे। और ये मीटिंग कब हुआ गया था, लास्ट टाइम 1614 में हुआ गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको लेना है, वो ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो, अब आया ना कहानी में असली मजा। तो हुआ क्या, यहाँ पे आउटब्रेक हो गया रेवोल्यूशन का। मतलब जब राजा के पास टैक्स कम हो गया, राजा के पास जब पैसा कमी हो गया, तब उन्होंने क्या सोचा कि भैया आप टैक्स बढ़ाओ। बिना टैक्स का कुछ होने वाला है नहीं, जब तक टैक्स नहीं बढ़ाओगे राजा के पास पैसा नहीं आएगा। राजा के पास जब पैसा नहीं आएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा राजा। इसीलिए राजा ने बोला कि भैया मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाने के बाद उन लोग के साथ मीटिंग करने के बाद अब बोला कि लोग टैक्स बढ़ाने वाला काम करो, टैक्स बढ़ाने वाला बात करो। तो वहां पे बोला गया था फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट हैड सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच हु states in a row facing each other two sides, while the 600 members of the third state to stand at the back.
देखो उन लोगों को क्या किया ना, द फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे ना उन लोगों को बैठा दिया गया, है ना, बैठा दिया गया। और बाकी के जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना उन लोगों के साथ तो शुरू से अत्याचार हुआ जा रहा है और अभी तक अत्याचार हो रहा था। तो फिर देखो क्या किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को लोगों को साथ में बिठा लिया। बाकी के जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना सबको बोला कि भैया तुम लोग एक काम करो, जाके साइड में खड़े हो जाओ यार, कहाँ तुम्हारी इज्जत है इस समाज में, है ना। तो बोला कि जाके पीछे तरफ खड़े हो जाओ, तो जाके पीछे तरफ खड़ा हो गया। द peasants, artists and the women were denied to enter the assembly, but what about their grievances and the demands? अब वो लोग ना मना कर दिया कि पीसेंट लोग, हम लोग नहीं जाएंगे इस मीटिंग में। क्यों भैया, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की बात किए जा रहे हो आप, हम लोग नहीं जाएंगे इस मीटिंग में। बोले क्यों नहीं जाओगे, हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। जब वो लोग को क्या हुआ, जब वो लोग आए थे ना, जब उन लोग को लोग आए थे बताने के लिए, आइडियाज देने के लिए, डिफरेंट आइडियाज देने के लिए कि तुम लोग गवर्नमेंट को भगवान जैसा मत मानो या फिर राजा को भगवान जैसा मत मानो, राजा ऐसा भगवान कुछ नहीं है। तो इसमें बोला कि भैया हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सबका उन्होंने जब थोड़ा थोड़ा थॉट्स पढ़ा तो उन लोग का दिमाग खुला, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। Voting in the state journal in the post had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time, to Louis XVI was determined to continue the same practice. अब देखो पहले क्या होता था ना, हर लोगों से एक एक वोट हुआ जाता था। अब देखो जैसे मान लो इसमें 300 लोग हैं, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में 300 लोग हैं और इधर से भी 300 लोग हैं, तो वोट एक आदमी का एक वोट ऐसे माना जाता था, एक तरफ से एक वोट। इधर देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट 2 स्टेट के लोग हैं, इधर का 2 वोट हो जाता था और उधर तो थर्ड स्टेट तो एक ही लोग है ना, तो एक वोट उधर से हो जाता था। हर बार वो लोग हार जाते थे और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग जो बोलते थे ना उसी को राजा आगे लेकर के चलते थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि वोटिंग वाला सिस्टम लुईस XVI बोला कि सेम पिछले बार जैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक नया सोसाइटी चाहिए। इस लोगों ने ऐसा करके एक डिमांड कर दिया। जब ऐसा डिमांड कर दिया तब क्या हुआ ना, लफड़ा हो गया यहाँ। तो समझ में आई ये वाली बात, दे आउटब्रेक कैसे हो रहा, समझ में आया कि जो रेवोल्यूशन क्रांति का जो आउटब्रेक हो रहा, मतलब यहाँ से युद्ध जो है ना छिड़ जाएगा। देखो तो पहले क्या हुआ था, राजा का ट्रेजरी खाली हुआ। ट्रेजरी खाली होने के बाद राजा ने बोला कि भैया टैक्स बढ़ाओ, अब टैक्स नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा, है ना, मेरा जो तिजोरी है वो कैसे भरेगा, टैक्स बढ़ाने से। टैक्स नहीं बढ़ाएगा तो फिर क्या नहीं होगा, तिजोरी नहीं भरेगा। जब टैक्स बढ़ाने की बात आई, जब मीटिंग बुलाया गया तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को लोगों को बिठा दिया गया, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को बाहर में खड़ा कर दिया गया कि भैया तुम लोग पीछे जाके खड़ा हो जाओ, तुम्हारे समाज में कोई इज्जत है नहीं, पहले भी इज्जत नहीं किया करते थे, अभी भी नहीं कर रहे थे, भैया जाओ तुम बाहर में जाके खड़ा हो जाओ, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, पीसेंट्स लोग मना कर दिए कि हम लोग भैया ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको जो करना करिए, हम लोग ये नियम को लागू नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मानते इस नियम को। क्यों, क्योंकि इधर 2 स्टेट 2 वोट हो गया, इधर एक स्टेट 1 वोट हो गया, तो ऑलरेडी हार जाएंगे। राजा ने बोला कि यही प्रैक्टिस को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। ये लोगों ने मना कर दिया भैया हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर क्या होता है। तो चलिए अब देखो हुआ क्या। सबसे पहली बात, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिनाइड दैट voting now would be conducted by the assembly as a whole where each member would have 1 vote। ले भैया अब यहाँ पे हो गया टेंशन, तो क्या हुआ, सबसे पहली बात जो हुआ, पिछले वाला क्या बोला था कि भैया थर्ड स्टेट के अलग वोट होगा, जर्नलिस्ट नोबिलिटी का अलग होगा और फिर क्लर्जी का अलग वोट होगा। क्लर्जी और नोबिलिटी का एक में माना जाएगा 2 वोट और थर्ड स्टेट का अलग वोट माना जाएगा। तो इन लोगों ने बोला थर्ड स्टेट वाले के कि भैया वो कंडक्टर नहीं होगा। अब उस तरह के वोट अगर होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग चल पड़ेंगे, हम लोग वोट ही नहीं देंगे। तो बोला कि मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग वुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। हर एक आदमी को एक वोट का एक अधिकार होना चाहिए था, इन लोग का कहना था ऐसा। क्योंकि इन लोगों ने पहले का फिलोसोफर का बात ही पढ़ा था, पहले फिलोसोफर जो बात बताए थे वो लोग बात पढ़ा था। अब देखो when the king rejected this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest। लो भैया हो गया टेंशन। जैसे राजा ने बोला कि भैया नहीं होगा ये सब कुछ, जब नहीं होगा तब ऐसा कुछ, तो भैया ये लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोग जो थे उठे और बाहर निकल गए। ऑलरेडी तो वो लोग पीछे खड़े थे, अब उठ करके वो लोग क्या कर दिए, बाहर चले गए कि भैया हम लोग नहीं रहने वाले। क्यों, क्योंकि अगर ये राइट मिलेगा तो फिर हम लोग नहीं रहने वाले, क्योंकि अब इन लोगों को फिलोसोफर ने बता दिया था कि भैया अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप लोगों को राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर क्या किया, इन लोगों ने सब उठ करके जितना भी आदमी था सब पीछे से चले गए थर्ड स्टेट के।
The representative of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole France nation. उसके बाद on 20th June they assembled in the hall of the indoor tennis court in the garden of Versailles. है ना, इंडोर टेनिस गेम। इंडोर टेनिस गेम मतलब ये नहीं कि वहाँ पे टेनिस खेले सब चलेगा भी, चलो अब यहाँ पे राजा को वोट नहीं देने मिला, अब हम लोग क्या करेंगे ना, टेनिस गेम में जाके टेनिस हॉल में जाकर के टेनिस प्ले करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे एक टेनिस हॉल था, वहाँ पे जाकर के सारा आदमी जमा हो गया। अब जमा हो गए सारा आदमी, तो क्या हो गया, सारा आदमी जाकर के वहाँ पे जमा हो गया और बोला कि भैया हम लोग यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम लोग को यहाँ पे क्या नहीं मिल जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस और लिमिट पावर जब तक नहीं मिल जाएगा मोनार्च को, जो रूल कर रहा है ना हम लोगों को। बोल रहा है दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशन असेंबल swore not we disappear till they had drafted a constitution for the France that would limit the power of monarch। जब तक मोनार्च का पावर लिमिट ना कर दिया जाए और हम लोगों के लिए, फ्रांस के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हम लोग नहीं हटने वाले हैं, चाहे एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए भैया, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। अब देखो यहाँ पे जो हुआ ना, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ असली वाला, मजेदार वाला। क्या कि देखो भैया ऑलरेडी जो हम लोग का क्या है ना, ट्रेजरी खाली है, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, इकट्ठा करने के लिए उसमें बातें रखा जा रहा है कि भैया ऐसे करने से क्या होगा कि हम लोगों को थर्ड स्टेट के लोगों को एक भी राइट नहीं मिलने वाला, फिर वैसे जैसे तैसे का वैसे रहेगा। फिर लोगों ने अलग आदमी आए, उन लोगों को बातें को समझाया कि ऐसे ऐसे करने से आप लोगों को राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग मजा मारेंगे, तीसरे स्टेट वाले को सिर्फ खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उन लोगों के लिए हाई टैक्सेस देना पड़ेगा। लोगों को बातें ये वाली समझ में आ गई। जैसे ये वाली बात समझ में आ गई लोगों को, लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो चले, अब हम लोग चले हॉल से बाहर और इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर के वो लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को धरना पे रख दिया। तो फिर राजा ने बोला, लोगों का मानना था कि जब तक हम लोगों को क्या नहीं मिलेगा, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा फ्रांस के लिए, और हम लोग को राइट नहीं मिलेगा कुछ, और मोनार्च को पावर लिमिट हो जाना चाहिए। और पावर लिमिट होने का मतलब कि जितना हम लोग बोले उतना ही करें, हम लोगों के खिलाफ कुछ ना करें। ये सब जब नियम लागू हो जाएगा तभी हम लोग धरना से उठेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नहीं उठेंगे। बात रही इतनी तक, आगे देखिए और भी क्या होते हैं, और भी यहाँ पे जो है ना अब मजेदार होने वाली है ये चीजें, है ना, यहाँ पे अब मजा आने वाला है इस चीजों में। समझ में आई इतनी बातें? अगर किसी को उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं सारी चीजों का बंदोबस्त इसी में कर दूंगा, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखो हुआ क्या है, They were led by the मीराबाई एंड एबिसिस। अब देखो ये सब जितना भी काम हुआ था ना, ये दोनों आदमी के द्वारा किया जा रहा था। अब ये लोग तो थे नोबिलिटी से, लेकिन ये लोग देखो, सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसके वजह से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा था कि नोबिलिटी से भी कुछ लोग अच्छे थे, वो लोगों ने बोला था कि ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे थे लोगों को, कौन रोक सकता है यार। देखो, A severe winter had went, a bad harvest, a price of bread rose। देखो हुआ क्या, यहाँ पे खतरनाक चीज हो गई। क्या हो गया भैया, यहाँ पे हुआ ये कि भैया ठंडा इतना खतरनाक पड़ा। अब उससे क्या हो गया, उससे हुआ ये कि हमारा जो हार्वेस्ट था ना वो खराब हो गया, जिसके कारण अब क्या होगा, ब्रेड का प्राइस जो भैया इंक्रीज हो गई, अब बढ़ गया ब्रेड का प्राइस। एंड बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशंस एंड हॉनर सप्लाई। सिचुएशन देख के सप्लाई कर रहे थे। अगर मान लो उसके पास 50 ब्रेड है अभी स्टॉक में, वो क्या करता था, 10 ब्रेड बाहर निकाला, 40 अंदर रखा है, और 10 ब्रेड को ही वो हाई प्राइस में बेच रहा है। 10 ब्रेड को ही वो हाई प्राइस में बेच रहा है। अगर 50 रुपए का ब्रेड है तो उसको डायरेक्ट वो 150 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है। इतना हाई प्राइस कर दिया था, डबल। अब बताओ, जो भैया एक दिन में 300 का दिहाड़ी कमा रहा है, ठीक है, उसमें वो 150 का ब्रेड खाएगा, तो बाकी का पैसा तो क्या करेगा, अपना कैसे जीवन यापन करेगा। तो इतना खतरनाक स्थिति हो चुका था फ्रांस का, इतना मतलब क्या बताएं। उस समय अगर हम लोग रहते तो फिर आई कांट थिंक सो आई कैन लिव देयर, मतलब रह ही नहीं सकते वहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन होता तो। सोचो कि अगर उस टाइम के लोग जो रह रहे होंगे वहाँ पर, क्या बीत रही होगी उन लोगों पर, है ना, क्या हो रहा होगा उन लोगों पर, जो ऐसा सिचुएशन आ गया। ऐसा सिचुएशन तो मतलब बता नहीं सकते कि ऐसा सिचुएशन कैसे हो सकता है किसी के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ब्रेड का प्राइस तो बढ़ ही गया भैया। अब ब्रेड का प्राइस जब बढ़ गया, अब क्या हो गया, सिचुएशन हैड ऑनर्ड
सप्लाई आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन ए लॉन्ग क्यू। अब देखो जोरदार लाइन में खड़ा है सब, है ना, जोरदार लाइन में खड़ा है, लाइन बना के दुकान के पीछे खड़ा है। जब लाइन बना के दुकान के पीछे खड़ा है, एट द बेकरी क्राउडेड ऑफ वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब मान लो हम दुकान में खड़े एक हफ्ते 2-3 घंटे से, ठीक है, अब बाद में अगर वो नहीं दे रहा है सामान तो क्या करा, लास्ट में लोग तोड़ फोड़ मचा दे रहा है उसको दुकान पे। भैया लो तुम्हारा दुकान है ना, जो नहीं देखो खाने अगर किसी को नहीं मिलेगा तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है ना, ये पेट है जनाब, ये कुछ भी कर सकता है खाने के लिए, ठीक है। अब देखो एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस ऑन द 14 जुलाई एग्जीक्यूटेड क्राउडेड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। यहाँ से ही शुरू होता है हमारा कहानी। जब हम लोग पहले पढ़े थे शुरुआत में बोले थे ना, ये कहानी का शुरुआती है, मतलब ये इंट्रोडक्शन है कि इस तरीके से ये कहानी में ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा। तो फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसी के कारण की वजह से यही जो तोड़ फोड़ हो रहा था हर दुकानों में, इसके कारण से ही क्या हुआ था कि भैया कि राजा ने बोला अपने ट्रूप्स को कि जाओ देखो तो गांव में क्या हुआ जा रहा है ना, विलेज में क्या हो रहा है। At the same time, the king ordered the troops to move into the Paris on the 14 July. Executed crowd stormed the destroyed the Versailles fort. अब लोगों ने ये सोचा कि भैया देखो राजा हम लोग को हमला करने आ रहे हैं, इससे पहले इन लोगों ने क्या किया, राजा के ऊपर हमला कर दिया और वर्साइल फोर्ट को तोड़ फोड़ करके रख दिया। इन द कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड मतलब ये नहीं कि कंट्री के साइड में, नहीं, कंट्री साइड मतलब होता है विलेज, कंट्री साइड मतलब होता है विलेज, ऐसा नहीं भैया कंट्री साइड लिखा हुआ है तो कंट्री के साइड में ना होना चाहिए, नहीं, कंट्री के साइड में नहीं, कंट्री के साइड में नहीं, ये विलेज होता है, कंट्री साइड मतलब होता है विलेज। रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम, हाँ देखो विलेज टू विलेज लिखा हुआ है ऑलरेडी, विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मोनार्क हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ बिगन्स हु वेयर दे वे ऑन द डिस्ट्रॉय द रेपन क्रॉप। अब देखो उन्होंने बोला कि भैया देखो ये विलेज में क्या हो गया, अफवाह फैल गया कि हम लोगों ने जो क्रॉप उगाया है ना, कुछ लोग आ रहे हैं जिसको क्या करें, क्रॉप को बिगाड़ करके जाएंगे और पूरा हम लोग का जो फसल जो उग चुका है ना उसको क्या कर देंगे, पूरा खराब कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा खराब कर देंगे, ठीक है, पूरा क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज था ना इसको क्या कर देंगे, पूरा खराब कर देंगे, लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है, लोगों का ऐसा मानना था कि जो पूरा क्रॉप है ना, ये पूरा क्रॉप क्या कर देंगे, लोग खराब कर रहे हैं। अब देखो भैया यहाँ पे तो हो गया लफड़ा, समझ में आ गया, यहाँ पे तो क्या हो गया, ये तो लफड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो आगे की ओर क्या होता है, आगे की ओर और मजेदार आने वाला है, आगे की ओर और मजा आने वाला है, समझ में आई मेरी बात है। हाँ यहाँ तक अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर ले, ठीक है। ये सब हुआ, एक बार और मैं बता दूंगा इसको, एक बार और मैं इसको समराइज करके भी मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, जब तक हमें तब तक टेंशन नहीं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हुआ क्या, तो कॉट इन ए फ्रेंड्स ऑफ ए फियर लोग गांव में क्या फैल गया कि भैया कुछ आदमी आ रहे हैं ऐसे करके, और फिर क्या करें हम लोग को जो फसल है उसको क्या कर दिया जा रहा है, खराब कर दिया जा रहा है। अब caught in a trench of fear, peasant in the several districts seized horse and pitchforks and attacked Chitaks. उसके बाद they looted horn grains and burnt all the documents recorded in the memorial dues. अब सब कुछ लोगों ने क्या कर दिया, सब कुछ बंद करा था, सब कुछ जला दिया, है ना। दुकानदार वाले को सब कुछ एकदम, दुकानदार को तो एकदम जीने नहीं दिया ये लोग, दुकानदार वाले को दुकान तोड़ फोड़ करके, और जितना भी लोगों का रिकॉर्ड मेंटेनिंग था ना, मतलब जिसमें वो लोग लिख करके रखता था कि भैया ये आपका इतना बकाया वाला राशि बचा है, इसको आप बाद में पे कर देना, सब कुछ जला तला करके रख कर दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ रेवन फाइट फ्रॉम देयर होम्स, किसी को तो घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद मेनी ऑफ देम वेंट टू देयर नेबरिंग कंट्रीज, को अपने पड़ोसी देश भाग गए कि भैया जाओ जल्दी, नहीं तो फिर यहाँ अगर जीना है तो दूसरे जगह जाना होगा, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। तो ये था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ तक था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखो इसके आगे हुआ क्या होगा, भैया राजा कहाँ गया, ये आउटब्रेक हुआ यहाँ पर। अब देखो आगे की ओर होता क्या है। इतनी बात अगर समझ में आई है तो फिर, इतनी बात अगर समझ में आई है तो फिर बोलिए हाँ भैया समझ में आई इतनी बात मेरे को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखो सबको एक बात लगता होगा कि अब हुआ क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, है ना, कि हुआ क्या होगा, राजा जी कहाँ गए होंगे, है ना, क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो ये वाली बात मन में आती है कि क्या हुआ होगा उसके बाद। तो देखो हुआ कुछ नहीं, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ होगा। लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सपेक्टेड देयर प्रिंसिपल दैट दिस पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो लोग भी तो यही कह रहे थे भैया,
अगर इससे पहले आप कर लेते तो इतना झमेला नहीं करना होता, झंझट नहीं करना होता, पहले भी कर लेते हम लोग, है ना। ये बात रही होगी। क्या बोला गया कि लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज, मतलब ये मान लिए कभी। राजा बोला कि ठीक है भैया, आप जो तुम लोग बोलोगे वही होगा। हुआ ना वही कि ये बोला कि ठीक है, अब जो ये गवर्नमेंट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। राजा ने जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगा वो चलेगा, नहीं तो फिर अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम नाउ वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। On the right of 4 August 1789, the Assembly passes a declared abolition to federal system of the obligation and taxes। सब कुछ जो था पहले से भी सब कुछ हटा दिया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। भैया अब जो प्रिविलेज मिल रही थी आपको ना, उन लोगों को नहीं मिलने लगी। अब से प्रिविलेज आपको नहीं मिले, उन लोगों को गिव अप करना पड़ गया, अपना प्रिविलेज उन लोगों को गिव अप करना पड़ गया। थिंग्स वेयर obliged and land owners by the church were confiscated. As a result, the government acquired assessed worth at least 2 million livres। अब देखो भैया इतना मिलियन लीवर। अब देखो हुआ क्या, हुआ यही कि राजा को एट लास्ट में मानना पड़ गया कि ठीक है भैया, अब जो ये सरकार जो है अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था राजा के पास। अगर ज्यादा कुछ होता तो दंगा होता, मारकाट होता, पूरा फ्रांस खत्म हो जाता। इससे पहले राजा ने बोल दिया ठीक है भैया, अब जो हो गया सो हो गया, अब एक काम करो, जहां तक रुका है वहीं पे रहने, जहां पे रुक गया वहां पे ही रहने दो, अब यहाँ से आगे की बात मत बढ़ाओ। हमने बोल दिया कि अब जो राजा है ना, अब राजा एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगी। अब जो है ना अब क्या हो गया, फ्रांस क्या हो गया, मोनार्च बन गया, है ना। अब क्या हो गया, फ्रांस मोनार्च, ठीक है। तो चलिए अब क्या हुआ ना, अब बन गया हमारा फ्रांस, जो बन गया वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अब जितना भी फ्रांस में चीज होने वाली है वो अब होगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। मतलब भैया जो नियम बनेगा उस नियम को सबको पालन करना होगा। अब कोई यहाँ पे भेदभाव ऐसा कुछ, नोबिलिटी कलर्जी ऐसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ छीन लिया गया सबसे। अब क्या हो गया, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अभी मोनार्क बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। अब क्या हुआ, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब 1791 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया फ्रांस का कि भैया हाँ इस नियम से अब हमारा क्या है, फ्रांस चलेगा। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। इसका मेन जो मकसद था वो मकसद ये था कि मोनार्च का जो पावर को हम लोग कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेगा मोनार्च का पावर को तो भैया कुछ भी करेगा वो ना, उसका जो मन करेगा वो सब करे। तो क्या किया, वो मोनार्च का पावर को कंट्रोल करना चाहे। देखो पहले मोनार्च किसके अंडर था, लुईस 16 के अंडर था। अब किसके अंदर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब आ गया पावर, भैया किंग का पावर एकदम नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा, लिमिट में आ गया पावर, उसका पावर क्या आ गया, लिमिट में आ गया। अब देखो नेशनल असेंबली, द Constitution of 1791 vested the power to make the laws, National Assembly which was indirectly elected। अब लॉस बन सकता है यहाँ पे ना, अब लॉ यहाँ पे बन सकता है। अब सारा चीज होने लगा, यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, अब लोगों को दिक्कत नहीं आ रही थी, सब कोई अपना अपना सही गुजार चल रहा था, है ना। पहले देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पे झेल रहे थे पहले, और अभी के लोग कितने अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। पहले के लोग बहुत झेले यहाँ पर। अभी हम लोग 1791 में है, अभी हम 2025 में नहीं है, अभी हम लोग 1791 में। उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग कि उस समय लोग इससे पहले बहुत झेल चुके थे, लेकिन अब के लोग जो है वो उतना नहीं झेल रहे, अब ठीक ठाक पोजीशन पे आ चुका। अब देखो होता क्या है आगे, क्या लोग इससे और भी ज्यादा झेलेंगे या फिर और भी लोगों का जिंदगी सुधार में आ जाएगा, ये तो हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग और भी सारी चीजें देखेंगे। तो इतना तक बात अगर समझ में आ गई, अभी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया है, लिमिट हो गया है पावर, राजा का जो पावर है वो लिमिट हो गया है। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ एक्टिव सिटीजन। सबसे पहली बात हम लोग देखिए कि हाँ भैया फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, ठीक है भैया बन गया। अब जब बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के लिए, फ्रांस के लिए, तो आखिर क्या क्या नियम बना होगा,
एंड ये नियम बना। अब दो सिटीजन में लोग बट गए, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब कि जो 25 साल के ऊपर है वो वोट दे सकते हैं, बशर्ते शर्त है भैया यहाँ पर कि अगर तुम 3 दिन का वेजेस अपना टैक्स के, अपना जो लेबर तुम जो कमा रहे हो उसका 3 दिन का वेजेस तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages, ना 3 दिन जो तुम पैसा कमाए उसके बराबर के अगर तुम पैसा पे करोगे गवर्नमेंट को तो ही तुम वोट देने के लायक हो सकते, तुम वोट नहीं दे सकते। लो भैया टेंशन खड़ा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? क्या इक्वलिटी राइट मिला, वोट देने को अधिकार नहीं मिला किसको? जो कि नहीं पे कर पा रहा है, सिर्फ मैन को ही है। वोमेन तो बात छोड़ दो, वोमेन तो वोमेन को लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, वोमेन के लिए वोट देना मना है अभी। वो फ्रांस में ना वोट देने कब मिला था वोमेन को पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। इतने समस्याओं के साथ लोग झेल रहे थे फ्रांस में, कैसे जी रहे हो यार उस टाइम। हमको ये पढ़ने के बाद मेरे को 9th क्लास में जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा कि अरे यार अच्छा हुआ मैं अभी इधर पैदा हुआ, नहीं तो अगर उधर पैदा होता फिर लोग मेरे को मार देते यार, ऐसे करके घुटन से मर जाता मैं। कैसे जीता मैं यहाँ पर। कोई भी यहाँ पे मतलब लोग जो बड़े हैं वो अपने आप को बड़े समझ लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages, जो ये पे करेगा भैया उसी को वोट देने मिलेगा और वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए। अभी तो 18 साल के ऊपर वोट दे सकते हो ना तुम। हाँ तो यहाँ पे 25 साल के बाद और 3 दिन का वेट पे करना होगा तभी तुम वोट दे सकते हो। ओह भैया ये नियम था। हाँ अब पैसिव सिटीजन में क्या था, आज जो बच गया भैया जो नहीं पे कर पा रहा है और जो उससे नीचे का है, और वोमेन तो नहीं दे सकता वोट, है ना। वोमेन को तो राइट ही नहीं है वोट देने का, वो वोट दे ही नहीं सकती। चलो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट, क्या क्या राइट मिलना चाहिए था मैन को और एवरी सिटीजन को जो वहां पे रह रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होगा यहाँ पर। अब देखो क्या क्या राइट मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा, क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं होने वाला है, ये सब सारी बातें हम लोग देखेंगे। ये एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन समझ में आ गया। एक्टिव सिटीजन मतलब क्वेश्चन आता है व्हाट आर एक्टिव सिटीजन, ये 1 मार्क में क्वेश्चन में आता है, ये 2 मार्क में क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज एक्टिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन मतलब होता है कि जो भैया 25 साल से ऊपर है और अपना 3 दिन का वेजेस अगर पे कर पा रहा है टैक्स से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको वोट देने का अधिकार है, वरना किसी को वोट देने का अधिकार नहीं। फिर तो ये वही बात हो गई नोबिलिटी क्लेरिजरी वाला ही, सेम टू सेम उसी तरीके से हम ये अगर तुमको वोट देने का अधिकार उस टाइम में भी था, लेकिन अब जो है वोट देने का अधिकार जो हो गया वो ये हो गया, ये अगर तुम 25 साल से ऊपर हो और 3 दिन का वे अगर टैक्स अगर पे कर रहे हो तो फिर तुमको क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और रिमेनिंग जो बच गए वो बच गए भैया, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन, मैन को क्या क्या राइट मिलना चाहिए, ठीक है, मैन को क्या क्या राइट मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ कि हम लोग को क्या क्या राइट मिलना चाहिए एक आदमी को और एक सिटीजन को जो रह रहा है वहाँ पर। समझ में आई मेरी बातें? ठीक है, उतार लीजिए इसको उतारना है, कृपया स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, उतारना है उतार सकते हो, वीडियो को पॉज कर, ठीक है। स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जो राइट बना मैन के लिए बना, उसके बाद क्या राइट बना, राइट सच एज राइट टू लाइफ, जीने के लिए सबको अधिकार मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के लिए अधिकार मिला, भैया कुछ भी बोल दो किसी को, हाँ किसी को भी नहीं, मतलब अपने हित के ना, अपने हित के लिए इन द सेंस ये नहीं कि मतलब अपने लिए कुछ भी बोल दो, गलत भी हो फिर भी सही बोलो, ये बोलो वो बोलो, कुछ नहीं, मतलब हाँ अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, अपने अधिकार के लिए तुम बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के लिए बोल सकते हो, है ना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये नहीं कि ये नोबिलिटी लोग कास्ट वाला आदमी है, इसको ज़्यादा लो में ज़्यादा मतलब जो नियम बना है इसको ज़्यादा अगर ये गलत भी किया है तो इसको सजा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में, सब हट दिया गया था, है ना। सबको एक जैसा बनाया गया जब ये लो बना था। वेयर इट एब्लाइज्ड एज ए नेशनल एंड इनएविटेबल फैक्ट्स, सब एकदम अच्छी तरीके से बनाया गया, ठीक है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेशनल राइट। अब वो हर एक स्टेट्स के लोगों के लिए ये प्रोटेक्ट के लिए बन गया कि हर एक भैया अब तुम्हारा काम है कि कैसे तुम लोग को चालू कर रहे हो या फिर कैसे लोगों को तुम बना रहे हो।
समझ में आई मेरी बातें इतनी? हाँ, तो ये सब राइट बना फ्रांस में। अब देखो फ्रांस हमारा क्या बन जाएगा, रिपब्लिक बन जाएगा धीरे धीरे। फ्रांस रिपब्लिक बनेगा। फिर अगर अब ये बता दूंगा तो फिर कहानी में आगे मजा नहीं आएगा। अभी जो है ना इसके बाद जो है ना वो मजा आने वाला पूरा कहानी में, और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है कहानी। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, अभी यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी और पूरा मजा आने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो फिर क्या हुआ, देखो ये सब राइट बना लोगों के लिए। क्या क्या राइट बना भैया? भैया तुम आराम से जी सकते हो, आराम से खाना पीना खा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है, और आराम से अपने कामें कर सकते हो। ये सब नियम बना आगे की। उसके बाद ड्यूटी ये काम रह गया स्टेट्स के लोगों को कि भैया ये तुम्हारा काम है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है। जैसे मान लो अगर कोई सरकार एक नियम बना देता है, या फिर सरकार एक नियम बना दिया, जैसे हम लोग को कोई स्कूल है, मान लो स्कूल में नियम बन गया कि लो भैया तुम्हारे लिए डस्टबिन ला दिया हम, अब जो भी कितना भी रैपर्स होगा, पेपर्स वगैरह जितना भी होगा, वेस्ट मटेरियल सब तुम इसमें डाल देना। अब क्या करेगा ना, रेट वाला पेंसिल छील करके क्लास में फेंक दिया। अब वो तुम्हारी गलती है। अब तुम अगर नहीं देख रहे हो ठीक से तो फिर वो तुम्हारी गलती है। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, समझ में आई। तो फिर ये रही ये सब बातें, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे की वीडियो में, आगे की ओर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर और आगे की ओर बात करेंगे। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, ठीक।